चलिए, बजट तो आ चुका है, लेकिन उसके बाद आपकी कमाई, आपके निवेश, आपके खर्चे पानी पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल जरूर आ रहे होंगे। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमने ये स्पेशल शो रखा है आपके लिए। और हमारे साथ है हमारे 4 खास मेहमान। यहाँ पर हमारे साथ है बाजार के जानकार राजेश जैन, साथ ही हमारे बाजार के एक और जानकार दलजीत सिंह भी हमारे साथ हैं। टैक्स संबंधी जो भी सवाल आपके दिमाग में है उसके जवाब देने के लिए हमारे साथ है टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया। और म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फिर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल है उसके जवाब देंगे सुमित वैद्य। चलिए लेते हैं अपना अगला सवाल। हरियाणा से सोनू फुटेला हमारे साथ है। सोनू जी, क्या सवाल जो आपके दिमाग में है इस वक्त? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना सोनू जी। हाँ जी, ऐसा है, मैं पिछले 3 साल से 4 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। रिलायंस, सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप, इंफ्रा एंड कोटक 30। लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट मैंने पिछले 3 साल में किया था, आज भी मेरी इन्वेस्टमेंट उतनी ही है। क्या मेरे फंड सही हैं या मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है? सोनू जी, आपने क्या SIP के जरिए निवेश किया? वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका इन फंड्स में? SIP के जरिए 1000 रुपये हर महीना। अच्छा, ऑल राइट। सुमित 4 फंड्स में निवेश कर रहे हैं। रिलायंस ग्रोथ फंड है, कोटक 50, ICICI इंफ्रा फंड और सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप फंड। लेकिन बड़े निराश से दिख रहे हैं क्योंकि उनकी जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो जितना निवेश किया उतनी की उतनी ही है, कुछ बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। कुछ बदलाव करने की जरूरत है, सिलेक्शन ऑफ फंड्स कुछ चेंज करें। फंड सिलेक्शन उनका ठीक है स्वाति, सिर्फ एक इंफ्रा फंड है जो उनके पास है, जो कि एक थीमेटिक फंड है। यूजुअली उसको एडवाइस नहीं किया जाता है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, बिकॉज काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है, कब वो सीक्वेंस चलेगा नहीं, उनको समझ नहीं रहती उस बात की। मगर अब वो 3 साल तक रह चुके हैं उसमें, तो उसमें रहना चाहिए, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी का प्ले होना अभी लगता है कि शायद वो प्ले होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो फंड सिलेक्शन ठीक है, उनको रुकना चाहिए उसमें। उनको एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, जब भी वो इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो SIP के थ्रू करें, वो जो अच्छी चीज है वो कर रहे हैं। दूसरा, इक्विटी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, खासकर म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करें। आज सुबह इकोनॉमिक टाइम में बहुत अच्छा स्टैटिस्टिक था कि पिछले 20 साल में 1991 से अगर आप देखें अभी तक और एनालाइज करें तो आपका जो इक्विटी सेंसेक्स रिटर्न है वो 15% CAGR आया है, 15% का। इस बीच में कई बार ऐसा था कि नेगेटिव रिटर्न गया, कई बार बहुत अच्छा गया, मगर आपने जितना लंबा अपने आप को रखा फंड्स के अंदर, इक्विटी फंड्स के अंदर, आपको रिटर्न अच्छा मिला। सो एक बेंचमार्क रिटर्न है 14 से 15%, बिकॉज नॉमिनल GDP के आसपास के आपका रिटर्न निकलता है इक्विटी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। होल्डिंग पीरियड हम हमेशा एडवाइस करते हैं 5 ईयर्स, स्टे पुट। और साथ साथ में अपना एक गोल बनाइए जिसके तहत आप इस गोल को अचीव करना चाहते हैं ये इन्वेस्टमेंट पे, उसको मेजर करिए, इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस को नहीं, वो क्योंकि ऊपर नीचे चलता रहेगा। 5 साल इज अ गुड इनफ पीरियड, सो स्टे इन्वेस्टेड। सुभाष जी, आप कोई एडवाइस देना चाह रहे हैं? बिल्कुल, एडवाइस तो हमारे साथी ने दे दी, बिल्कुल सही बात है, पर मैं ये बतलाना चाहूंगा टैक्स की दृष्टि से भी आज उल्टा पुल्टा मत करो। मतलब जहां निवेश है उसको बदल के दूसरे म्यूचुअल फंड में निवेश मत करो, क्योंकि आपने अगर थोड़ा दिनों में दाम बढ़ जाएंगे और आप बेचेंगे तो आपको कैपिटल गेन्स बिल्कुल नहीं लगने वाला है। 1 साल से ज्यादा रखा इसलिए, और उसके बदले अगर आप इनको आज बेच दें और कुछ नया फंड में निवेश करें, 4 महीने बाद उसको बेचें, फिर प्रॉफिट आए तो आपको होगा नुकसान। इसलिए चिपके रहो, फायदा ज्यादा। चलिए, यानी कि स्टेबिलिटी बरकरार रखनी है, यही यहाँ पर सुभाष जी आपको कन्वे करना चाह रहे हैं। बार बार जंप मत कीजिए एक फंड से दूसरे फंड की तरफ, एक पे स्टिक ऑन कीजिए, आप बेहतर रिटर्न लंबे समय में कमा पाएंगे। चलिए अब रुक करते हैं हम चंडीगढ़ का, हमारे संवाददाता ज्योति कमल के पास वापस लौटते। बहुत सारे लोग बहुत तरह के सवाल पोस्ट बजट पूछना चाहते हैं। ज्योति, कौन है अगले आपके साथ दर्शक जो सवाल पूछना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जैसा बता रहे हैं काफी सारे सवाल पूछना चाह रहे हैं लोग। हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से विजय अरोड़ा जी, आपका क्या सवाल है? नमस्कार जी, मेरा सवाल है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कल की मार्केट को देखते हुए, मार्केट बैंकिंग सेक्टर में मार्केट अब जा रही है, क्या फ्यूचर में भी यही रहेगा? मेरा यही क्वेश्चन है। ओके, दलजीत, काफी सारे अनाउंसमेंट्स यहाँ पोस्ट बजट बैंकिंग को भी लेकर हुए हैं। 25 लाख रुपए तक का होम लोन प्रायोरिटी सेक्टर में, किसानों के लिए कर सीमा यहाँ पर बढ़ा दी है। सरकार ने कहा है कि अपने खर्च में 60,000 करोड़ रुपए की कमी लाएगी। सब बैंकिंग रिलेटेड ही अनाउंसमेंट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब बैंकिंग सेक्टर विजय जी के लिए कैसा रहेगा? लुक्रेटिव है? पैसा लगाएं, कहाँ लगाएं? आई थिंक नेहा, बजट को हम छोड़ दें। बजट में ये जो आपने अनाउंसमेंट्स करे हैं ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए है, ये बैंकिंग सेक्टर पर से के लिए कुछ भी नहीं है। बैंकिंग सेक्टर पर से के लिए केवल एक ही अनाउंसमेंट है, 6,000 करोड़ का गवर्नमेंट का इन्फ्यूजन जो 3 बैंक्स में जाएगा टियर 1 कैपिटल के लिए। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर एक बैकबोन है इकोनॉमी का। तो अगर इकोनॉमी की हम बात करेंगे, ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और 8.5
8.5%, 9% GDP ग्रोथ की बात करेंगे तो आई थिंक बैंकिंग विल बी द फर्स्ट वन टू गेट द बेनिफिट, और उसमें सबसे ज़्यादा लीवरेज रहता है तो इसलिए उसमें रिटर्न ऑन इक्विटी भी सबसे ज़्यादा होगा। तो आई थिंक बैंकिंग में बने रहना चाहिए, और जिस तरह से जो पिछले मेल्टडाउन देखें, पिछले जो 3-4 महीने में जो खराब मार्केट जब खराब हुई थी तो यही सेक्टर सबसे ज़्यादा पिटा भी था। तो जब वहाँ पर स्कोप है आगे बढ़ने का, उसमें बने रहना चाहिए, उसमें काफ़ी अच्छा मार्जिन, काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में भी क्या कोई पर्टिकुलर बैंक से जहाँ नजर रखनी चाहिए? जी हाँ, अगर आप बजट से रिलेट करेंगे तो आई थिंक पीएनबी विल बी द फर्स्ट वन टू टेक द बेनिफिट, बिकॉज उसको पास एग्री बेस ज़्यादा है, तो उसको सबसे अच्छा लार्जर बैंक में देखना चाहिए। और अगर छोटे बैंक में जाएंगे तो देना बैंक, आंध्रा बैंक, जिनको ये टियर 1 का फायदा मिलने वाला है। और अगर बिसाइड्स द बजट बात करें तो हमारी जो प्रेफरेंस है वो आईसीआईसीआई बैंक की है। टॉप बिगर बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, और छोटे बैंक्स में इलाहाबाद बैंक। ओके, वापस से हम रुख करते हैं चंडीगढ़ का। ज्योति कमल है हमारे साथ, हमारे संवाददाता। ज्योति, ये बताइए कि चंडीगढ़ के लोगों के मन में इस बजट को लेकर कैसा रिएक्शन है, कैसा मूड है? खुश है इस बजट से या फिर नाराज है, मायूस है, क्या है उनके मन में? जी, बड़ा मिला जुला सा रिएक्शन आया है चंडीगढ़ से बजट को लेकर, जहां एक सैलरीड क्लास को ये उम्मीद थी कि टैक्स बेनिफिट्स ज्यादा मिलेंगे। जिस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो वो जो सेटिस्फैक्शन थी वो उन्हें नहीं मिली है। वो जो उन्हें उम्मीद थी कि एक जो बैंड है वो ज्यादा एक्सपेंड किया जाएगा, वो नहीं किया गया उस लेवल से। तो उस तरीके से यहाँ पर जो है एक मिक्स सा रिएक्शन है। एग्रीकल्चर को जरूर बेनिफिट हुआ, और पंजाब क्योंकि काफी ज्यादा एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है तो उस तरफ वो जरूर समझ रहे हैं कि रुख हुआ है। लेकिन जहां तक पर्सनल फाइनेंस की बात है वहां पर ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं है, ज्यादा उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हुई। इनफैक्ट इसी को रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन था चंडीगढ़ से जो ये पूछना चाह रहे हैं नरेंद्र राजपूत जी। सर, मेरा सवाल ये है कि मेरी इनकम 40,000 रुपए है और 10,000 रुपए मेरे डिस्पोजल है, तो उसको मैं किस पोर्टफोलियो में लगाऊं जिससे मुझे अच्छे रिटर्न्स मिले? ज्योति जी, जरा पूछिए एक बार राजपूत जी से कि अभी तक वो और कहां निवेश करते हैं। अभी तक जो आपके पास जो 10,000 रुपए जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम आ रही है, आप उसको किस तरीके से लगा रहे हैं अभी तक? अभी तो मैं मतलब शेयर्स में ही लगा रहा हूँ उन्हें, रिलायंस कैपिटल में। तो लेकिन आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कैसे ब्रॉड बेस किया जाए इस पोर्टफोलियो को? हाँ जी, हाँ जी। ऑल राइट। सुमित, अभी तक ये सिर्फ मार्केट में ही निवेश कर रहे हैं। 10,000 इनके पास डिस्पोजेबल इनकम है, अपने पोर्टफोलियो को और कैसे बढ़ा सकते हैं? स्वाति, सबसे पहला एडवाइस इनके लिए रहेगा कि एक गोल बनाइए जिसके लिए आप इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो अपना रिटायरमेंट का गोल हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन का, दूसरा घर लेने का, और उस गोल में एक अमाउंट रखिए कि मुझे अगले 5 साल में मान लीजिए 10 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं, और उसके तहत में प्लानिंग करके वापस लेके आइए। एक बड़ा सीरियस लेवल पे एडवाइस ये देंगे, जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए एक एसेट एलोकेशन बनाइए। सिर्फ इक्विटी या सिर्फ फिक्स्ड इनकम या सिर्फ गोल्ड में मत जाइए, अपने आप को डाइवर्सिफाई कीजिए। अगर आपका गोल 5 साल से ऊपर है तो मिनिमम 60 से 70% आप इक्विटी में डालिए, 20% फिक्स्ड इनकम और 10% गोल्ड ओरिएंटेड फंड्स के अंदर डालिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक बहुत अच्छा जरिया है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, मगर अगर आपका रुझाव इक्विटीज की तरफ है, डायरेक्ट सिक्योरिटीज की तरफ, तो आप एक अच्छे एडवाइजर के साथ बैठ के रेगुलर बेसिस पे स्टॉक खरीद सकते हैं और होल्ड करके रख सकते हैं, बट आपके लिए उसको एक अच्छा एडवाइस चाहिए। ओके, क्लियरली तो यही ज्योति आप बता सकते हैं जो हमारे साथ दर्शक हैं, क्लियरली उन्हें अपना एक बैलेंस पोर्टफोलियो रखना होगा। अभी तक वो सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, रिस्की हो सकता है, तो जरूरी है वो गोल्ड और दूसरे डाइवर्सिफाइड एसेट्स की तरफ भी देखें ताकि एक बैलेंस मिले, एक रिस्क फ्री भी हो, अच्छा मुनाफा भी हो और एक स्टेबिलिटी भी उनके पोर्टफोलियो को मिल सके। हम लेते हैं बहुत ही छोटा सा ब्रेक। हमारे चारों जानकार स्टॉक से जुड़े, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े और टैक्स से जुड़ी आपकी कोई भी उलझन है वो सुलझाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आप हमें सवाल अपने भेज सकते हैं 1800-209-7890 के जरिए आप कॉल कीजिए, अपना सवाल पूछिए, तुरंत मिलेगा आपको आपकी कोई भी उलझन का जवाब।